बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक्सिट डील सक्सेसफुली हो चुकी है। ब्रेक्सिट से मुराद ये है कि ब्रिटेन ने यानी कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है। अब देखना ये है कि इसका यूके की इकॉनमी पर क्या असरात पड़ेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। आखिर यूरोपियन यूनियन इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी थी तो यूके को क्या वजूहात थी, क्या मुश्किलात थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा। इसके अलावा आपको सॉफ्ट ब्रेक्सिट और हार्ड ब्रेक्सिट डील के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके दरमियान फाइनेंशियल सेटलमेंट्स क्या हुई हैं, यानी कि यूके और ईयू एक दूसरे को क्या पे करेंगे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो तमाम यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ और यूके की कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेसेस कर रही हैं, इसके अलावा लोग एक दूसरे के ममालिक में रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नहीं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूके बेसिकली यूनाइटेड किंगडम कहलाता है और यूके 4 ममालिक से मिलकर बनता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। आयरलैंड का एक हिस्सा यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड इसमें शामिल है। तो ये यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम, और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब है और यूके की जो जीडीपी है वो तकरीबन $2.5 ट्रिलियन के करीब है। इसके बाद आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताते हैं। देखिए, यूरोप में बेसिकली 50 ममालिक हैं, लेकिन एक्चुअल जो ममालिक हैं वो 44 कंट्रीज़ हैं यूरोप में। जो 6 ममालिक हैं उनका कुछ पार्ट यूरोप में आता है, इसलिए उनको भी पार्शली कंसिडर किया जाता है कि ये यूरोप के ममालिक है। लेट्स से टर्की है, कोसोवो और भी इस तरह के ममालिक यूरोप में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली 44 कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसमें से 28 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे, उसमें से यूके भी निकल गया, तो अब यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज़ बाकी रह गए हैं। असली यूरोपियन यूनियन की जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। 27 ममालिक मिलकर ये बनाते हैं। 74 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, यानी कि 747 मिलियन के करीब। इसके अलावा इसकी जो जीडीपी है वो तकरीबन $15 ट्रिलियन के करीब बनती है। ये पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का ऑलमोस्ट 16% बनता है। देखिए, सबसे जो बड़ी इकॉनमी है वो यूएसए की है, जो कि 22 से लेके 25 ट्रिलियन के दरमियान है। दूसरे नंबर पर चाइना की इकॉनमी है जो कि 12 से 15 ट्रिलियन के करीब है। अब ये यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी को बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी समझा जाता है क्योंकि यूरोप के टॉप के 27 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। देखिए, इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले जो आता है वो जर्मनी आता है, जिसकी जीडीपी तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 8 करोड़। दूसरे नंबर पर यूके आता है जिसकी जीडीपी तकरीबन $2.6 ट्रिलियन के करीब है और इसकी पॉपुलेशन 6.5 करोड़ के करीब है। और तीसरे नंबर पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है वो फ्रांस की है। फ्रांस की आबादी भी तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब है और इसकी जीडीपी भी तकरीबन $2.5 ट्रिलियन के करीब है। अब आपको बताते हैं कि यूरोपियन यूनियन को बनाने की वजूहात क्या थी, आखिर क्या ज़रूरत थी कि यूरोपियन यूनियन बनाया गया। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम ने बहुत तबाही की, ख़ासकर यूरोप के ममालिक में बहुत तबाही हुई। दूसरी जंग अजीम में ख़ासकर हिटलर ने बहुत तबाही की। उसके बाद क्या हुआ कि इन तमाम ममालिक में, चूँकि जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी थी, तमाम यूरोप के ममालिक सर जोड़ कर बैठे कि हमें एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए कि पीस कायम हो सके। तो इन्होंने 1957 में एक यूरोपियन यूनियन बनाई, जिसको पहले EEC कहते थे, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते थे। उसके बाद इसको यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नाज़रीन, यूके ने 1973 में इसको यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यूके 47 साल तक 1973 से लेके 2020 तक यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा। आखिर क्या वजूहात बनी, उसमें से हम आपको 2 मेन रीजंस बताते हैं कि यूके के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। देखिए नाज़रीन, 2015 में रेफ्यूजीज़ का एक इशू आया था कि यूरोपियन यूनियन ने कहा, तमाम अपने मेंबर कंट्रीज़ को कहा कि रेफ्यूजीज़ को अपने ममालिक में आप लोग पनाह दें, महाजरीन को अपने ममालिक में पनाह दें अपनी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन के हिसाब से।
तो क्या हुआ नाज़रीन कि यूके और दूसरे ममालिक ने यूरोपियन यूनियन के इस कदम को बिल्कुल डिसलाइक किया, क्योंकि देखिए महाजरीन जब आएंगे वो क्या होगा कि वो जॉब्स भी लेंगे, वो इन तमाम ममालिक की यूके और यूरोप के कंट्रीज दूसरे ममालिक में उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे, इसलिए उनके लोगों ने डिसलाइक किया इस चीज़ को। तो ये पहली वजह बनी कि यूके के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। देखिए नाज़रीन, उसके बाद एक बड़ी गलती क्या हुई कि डेविड कैमरोन ने 2016 में एक रेफरेंडम करवा दिया। उसमें क्या हुआ, जनरल पब्लिक ने वोटिंग की, जिसमें पूछा गया कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए या उसे अलग हो जाना चाहिए। तो तकरीबन 51.9% लोगों ने वोट दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। तो यही एक वजह बनी कि डेविड कैमरोन को भी अपनी पोस्ट से, अपनी प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद थेरेसा मे आई, उन्होंने इस चीज़ को लेकर आगे चली, यानी कि ब्रेक्सिट डील को, कि वो यूरोपियन यूनियन से यूके अलग होना चाहता है, क्योंकि रेफरेंडम हो चुका था। लोग कह रहे थे कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन डिक्टेट करता है। 2016 से लेकर 2020 तक ये 4.5 साल ये ब्रेक्सिट की डील चली यूरोपियन यूनियन के साथ। हालांकि यूरोपियन यूनियन का लॉ है कि अगर कोई मुल्क उससे अलहदा होना चाहता है तो उसको सिर्फ 2 साल रिक्वायर होते हैं, यानी कि आज अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसके ठीक 2 साल के अंदर उसको अलहदा कर दी। लेकिन उसके बाद डिस्कशन ये चल पड़ी कि टर्म्स क्या होंगी, सेटलमेंट्स क्या होंगी, कि फाइनेंशियल सेटलमेंट्स क्या होंगी, कि इसके अलावा जो बिजनेस यूरोपियन यूनियन के लोग यूके में कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा यूके के लोग जो ईयू में कर रहे हैं उनकी क्या सेटलमेंट्स होगी। इसके अलावा वीज़ा के टर्म्स क्या होंगे, टैक्सेस, टैरिफ और दूसरी ड्यूटीज़ के टर्म्स वगैरह क्या होंगे। इसको तकरीबन ये पूरा साल लग गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये अभी डील कंप्लीट हुई है, तमाम फाइनेंशियल सेटलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और यूके सक्सेसफुली ईयू से निकल चुका है। पहली वजह रेफ्यूजीज़ का इशू बना कि लोगों का माइंड बनना शुरू हो गया कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि यूरोपियन यूनियन तमाम यूरोप के ममालिक को डिक्टेट करता था। देखिए, यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट भी है, इसके अलावा हर मुल्क की अपनी एक अलहदा पार्लियामेंट भी है, अपने लॉज भी हैं और अपनी करेंसी भी है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को बनाने का मकसद यही था कि उसका एक झंडा भी था, उसकी पार्लियामेंट भी थी, अपनी करेंसी भी थी जो कि यूरो है। इसके अलावा तमाम जो यूरोप के ममालिक हैं उनकी अपनी भी करेंसी और झंडे भी थे। तो ये इसका मकसद सिर्फ था कि तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, बिजनेस करें, ट्रेड करें, और उस पर ये फ्री ट्रेड होती थी, कोई टैक्सेस नहीं थे, वीज़े की पाबंदी नहीं थी, लोग बिल्कुल फ्री एक दूसरे ममालिक में आ जा रहे थे। इस तरह उनकी ट्रेड बढ़ती थी, उनकी मईशत को सहारा मिलता था। इसके अलावा दूसरी मेन वजह ये थी कि तमाम यूरोप के ममालिक की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन यूनियन बनाता है। इसीलिए तमाम यूरोप के ममालिक को और ख़ासकर यूके के लोगों को बहुत कंसर्न्स थे। वो कहते थे कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन बनाती है, हालांकि हमारी पॉलिसी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को बनाना चाहिए। तो ये दूसरी मेन रीज़न थी जिसकी वजह से लोग यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के लिए तैयार हुए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बताना चाहेंगे कि जब 2016 में यूके के लोगों का रेफरेंडम करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहना चाहते, 52% लोगों ने। लेकिन बाद में ये पता चला कि ज़्यादातर जो लोग थे वो रूरल एरिया से आए हुए थे और इसके अलावा वो अनएजुकेटेड लोग थे, उनको इतना शऊर नहीं था, उनको नहीं पता था कि यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने के बाद इसके असरात यूके की इकॉनमी पर क्या पड़ेंगे। अभी यूके चूँकि पार्ट था, यूके को 27 ममालिक तक एक्सेस थी, उनकी मार्केट तक एक्सेस थी, अपनी उन मंडियों तक एक्सेस थी, वो जाके सामान बेच सकता था किसी टैरिफ के बगैर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे। तो उन लोगों को, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको शऊर नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ कि उनको सिर्फ ये उनके जहन में था कि बाहर से जब लोग आते हैं यूरोपियन यूनियन से, वो हमारे मुल्क में आके जॉब करते हैं, हमारे रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करते हैं, तो इसलिए हमारी हक तलफी होती है। उनको ये नहीं पता था कि जब ये फ्री ट्रेड होती है
तो एक यूरोपियन यूनियन के थ्रू मईशत बढ़ती है, बिजनेसेस बढ़ते हैं, उसका इकॉनमी पे क्या असर पड़ता है, तो ये बिल्कुल उन लोगों के जहन में नहीं था। अब आपको मुख्तसर तौर पर बताते हैं कि आखिर सेटलमेंट क्या हुई हैं यूरोपियन यूनियन और यूके के दरमियान। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डाइवोर्स हुई है यूके और ईयू के दरमियान। तो ज़ाहिर है जब डाइवोर्स होती है तो फाइनेंशियल सेटलमेंट होती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे पे करता है। इसी तरह से यूके यूरोपियन यूनियन को 39 बिलियन पाउंड पे करेगा एज ए लायबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल सेटलमेंट्स कि जो भी इनके एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो भी हुए थे, उसके नतीजे में जो एक लमसम अमाउंट निकली है वो दैट इज़ 39 बिलियन पाउंड। सेटलमेंट्स में मेन फाइनेंशियल सेटलमेंट हुई यूके और ईयू के दरमियान। दूसरा जो इशू था वो सॉल्व हुआ कि राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के हकूक़ क्या होंगे, कि लोग जो यूके के लोग यूरोपियन यूनियन में काम कर रहे हैं जो कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब हैं, इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन के लोग यूके में काम कर रहे हैं जो कि 3 मिलियन के करीब हैं, उनका क्या होगा, उनके वीज़ा की पॉलिसी क्या होगी और उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होंगी। ये सेटल किया गया कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं उसी तरह काम करते रहेंगे, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यानी कि दूसरे सेंस में ये एक सॉफ्ट ब्रेक्सिट डील कहलाती है कि इसमें कोई हार्ड पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की गई ताकि लोगों को और यूके और यूरोपियन यूनियन को नुकसान हो। और इसके अलावा तीसरी सेटलमेंट वो आयरलैंड का बॉर्डर है, यानी कि यूके का जो एक मुल्क है जो कि आयरलैंड है, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट यूके के साथ है, लेकिन दूसरा जो आयरलैंड है वो यूके का पार्ट नहीं है। लेकिन नाज़रीन, स्कॉटलैंड के बारे में आपको ये बताते हैं कि देखिए, ये जब रेफरेंडम हुआ उससे पहले स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था 2014 में। उसमें स्कॉटलैंड के लोगों से पूछा गया कि क्या वो यूके का पार्ट रहना चाहते हैं या नहीं, तो 55% लोगों ने कहा कि यस, वो यूके का पार्ट रहना चाहते हैं। लेकिन चूँकि अब ब्रेक्सिट डील हो चुकी है और यूके ने डिसअपॉइंट किया है स्कॉटलैंड के लोगों को, क्योंकि यूके खुद यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है, तो अब क्या है कि स्कॉटलैंड में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी है कि वो भी यूके से अलहदगी चाहते हैं, वो भी यूके से एक सेपरेशन चाहते हैं, वो भी एक डील चाहते हैं कि वो यूके के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये आने वाले सालों में ये यूके के लिए बहुत एक मुश्किलात पैदा होने वाली हैं कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो उसका पार्ट है और मे बी वेल्स भी आवाज़ उठाना शुरू कर दे कि वो यूके का पार्ट नहीं रहना चाहते। नाज़रीन, अब आखिर पे आपको बताते हैं कि इसका यूके की इकॉनमी पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो टैरिफ, वो टैक्सेस का पड़ा है। मिसाल के तौर पे यूके जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो यूके को 27 ममालिक तक एक्सेस थी। यूके की कंपनीज यूरोपियन यूनियन के ममालिक में जर्मनी, इटली, फ्रांस और भी बहुत सारे ममालिक में जा सकते थे, कोई टैक्सेस नहीं थे, कोई टैरिफ नहीं था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था। तो यूके की इकॉनमी बहुत प्रॉस्पर कर रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन जब से ये ब्रेक्सिट डील शुरू हुई है 2016 से, तो इसने इन्वेस्टर्स पर बहुत बुरा असर डाला है। देखिए, सबसे पहले ये है कि चूंकि अब यूके के लोग जब यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, उनके ममालिक के साथ डील करेंगे, कोई भी बिजनेस डील करेंगे, उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, उनको टैरिफ देने पड़ेंगे। तो ये यूके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंक्रीज हो जाएगी, यूके में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा, उधर महंगाई बढ़ जाएगी, इसकी वजह से इकॉनमी सुकड़ना शुरू हो जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। देखिए, अभी जब ब्रेक्सिट डील हुई है 2016 से, तो इन्वेस्टर्स पर इसकी तरह बुरा असर डाला है कि इन्वेस्टर्स तकरीबन 6% इन्वेस्टमेंट नीचे गिर चुकी है। इवन यूके की जो जीडीपी है वो तकरीबन 2.5% से नीचे गिर चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.5% से ज़्यादा एक्सीड कर चुका हुआ है कि उधर लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। इसके अलावा पहले यूके के लोग यूरोप के दूसरे ममालिक में जाते थे, जॉब्स भी ले लेते थे और बिजनेसेस भी करते थे और उनको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती थी। कोई वीज़ा नहीं था, कोई टैक्सेस नहीं थे। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें यूके के लोगों पर अप्लाई होंगी, उनको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, उनको टैरिफ भी देने पड़ेंगे कि अगर यूके से एक ट्रक चलेगा, इटली जाएगा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, उनको उनकी उस मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से, उसके लॉ के हिसाब से उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, टैरिफ देने पड़ेंगे। तो ये यूके के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाएंगी। होगा कि यूके के लोग यूरोप में अब ऐसे ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे
आम दूसरे ममालिक के लोगों को ट्रीट किया जाता है, यानी कि नॉन यूरोपियन सिटीजन्स। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ब्रेक्सिट डील कंप्लीट तो हो चुकी है सक्सेसफुली, लेकिन हमारी नज़र में, हमारी हम्बल ओपिनियन में, यूके को लॉस हुआ है। यूके की इकॉनमी मज़ीद गिरेगी, यूके के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी, और इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से यूके की इकॉनमी ऑलरेडी बहुत डिक्रीज़ हो रही है। तो यूके को ये सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था, क्योंकि आपको बताया है कि जो फैसला रेफरेंडम का 2016 में जिसकी बुनियाद पर ये ब्रेक्सिट डील हुई है, वो तमाम जो लोगों ने वोट डाले थे वो लोअर इनकम के लोग थे। तो उनको यही खतरा लाक होता था कि यूरोप के 27 ममालिक के लोग हमारे मुल्क में आके जॉब्स करते हैं और हमें जॉब्स नहीं मिलती और हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं, इसलिए हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। तो इसको बेस बनाकर ब्रेक्सिट डील को किया गया, जो कि बहुत ही एक यूके के लिए एक खसारा है, यूके के लिए नुकसान है हमारी हम्बल ओपिनियन में। तो नज़र आखिर पर आपको हार्ड और सॉफ्ट ब्रेक्सिट डील की आपको ये बताते हैं कि चूँकि टैक्सेस और टैरिफ अभी ऐसे ही चलेंगे, यानी कि अभी कोई टैक्सेस और टैरिफ नहीं है, ये कुछ साल ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब है कि ये सॉफ्ट ब्रेक्सिट डील है। इसके अलावा एक आपको मिसाल देते हैं फ़िशिंग का, क्योंकि यूके की जो फ़िशिंग की इंडस्ट्री है वो तकरीबन 50 मिलियन पाउंड से अबव है, यानी कि 50 मिलियन पाउंड के अराउंड है। क्या होता था कि यूके के समुद्रों में फ्रांस, इटली, जर्मनी, इधर से लोग और भी दूसरे जो 27 ममालिक है वो लोग आते थे और वो फिशिंग करते थे। क्या होता था कि यूके के लोगों को फिश उधर शॉर्ट होनी शुरू हो गई थी। तो बोरिस जॉनसन ने जब ये ब्रेक्सिट डील हुई तो उन्होंने हाथ में फ़िश को पकड़कर एक तस्वीर भी खिंचवाई कि अब जो फ़िश है वो शॉर्ट नहीं होगी। तो उसकी वजह यह है कि यूके के लोग अपनी डाइट में ऑफन फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िश चूँकि नायाब हो रही थी, कम हो रही थी, तो लोग अब बहुत खुश थे कि अब यूरोप से लोग आके हमारी फ़िशिंग को हमारे समुद्रों में फ़िशिंग नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन इसके लिए ये ख़त्म कर दिया गया है। ब्रेक्सिट डील तो हो चुकी है, लेकिन ये तकरीबन 5-6 साल तक ये चलेगा ऐसे ही। उसके बाद कंप्लीट इस पर पाबंदी लग जाएगी कि यूरोप के लोग आके यूके में फ़िशिंग नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक टाइम दिया गया है, यानी कि हार्ड ब्रेक्सिट डील, कि फ़ौरन उसको एब्रप्टली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, 5 से 6 साल का टाइम दिया गया। तो नाज़रीन, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है कि क्या ब्रेक्सिट डील यूके के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।